Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ेंगे। मानव व्यवहार के आधार। मनोविज्ञान चूंकि जीवित प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है, अतः किसी भी प्राणी को जब बाहर से उत्तेजना मिलती है तो वह उसके प्रति कोई अनुक्रिया अवश्य करता है। अतः बाहर से पर्यावरण द्वारा प्राणी पर डाले गए प्रभाव जिससे प्रेरित होकर वह कोई क्रिया करता है, उसे मनोविज्ञान में उद्दीपक यानी स्टिमुलस तथा ऐसी क्रिया को अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स कहा जाता है। इस प्रकार इस पूरे प्रक्रम यानी मैकेनिज्म को मनोविज्ञान में उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स या संक्षेप में हम इसे SOR कह सकते हैं। प्राणी जगत में मानव तथा पशु दोनों आते हैं, परंतु दोनों के व्यवहार के आधार प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतः समान नहीं होते। लेकिन मानव स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव का व्यवहार समाज के रहन सहन तथा नियमों से प्रभावित होता रहता है। इसलिए मानव व्यवहार की व्याख्या दो आधार पर की जाती है। पहला, व्यवहार के जैविक आधार यानी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, और दूसरा व्यवहार के सामाजिक आधार सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। यहाँ अभी हम मानव व्यवहार के जैविक आधार की चर्चा करेंगे। मानव व्यवहार के जैविक आधार की व्याख्या को समझने के लिए शारीरिक मनोविज्ञान यानी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि शारीरिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के बीच में संबंध सिद्धांत बनाए जाते हैं और उन संबंधों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह मानव व्यवहार के सामाजिक आधार की व्याख्या समझने के लिए समाज मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें समाज एवं संस्कृति के बीच मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उन व्यवहारों को सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि इस अध्याय में हमारा उद्देश्य मानव व्यवहार के आधार की व्याख्या करना है, साथ ही साथ जहां मानव व्यवहार का अध्ययन कठिन प्रतीत होता है, वहां पर पशुओं के अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक दृष्टि से मानव व्यवहार के आधार को समझना भी है। Human beings, the Homo sapiens, are the most developed organism among all creatures on this earth. Their ability to walk upright, larger brain size relative to body weight, and the proportion of specialized brain tissue make them distinct from other species. These features have evolved through millions of years and have enabled them to engage in several complex behaviors. Scientists have attempted to study the relationship of complex human behavior with the processes of the nervous system, particularly of the brain. They have tried to discover the neural basis of thoughts, feelings, and action. By understanding the biological aspects of human beings, you will be able to appreciate how brain, environment, and behavior interact to generate unique form of behavior. In this chapter, we begin with a general description of the nervous system in an evolutionary perspective. You will also study the structure and functions of the nervous system. You will learn about the endocrine system and its influence of human behavior. Later in this chapter, you will also study the notion of culture and show the relevance to the understanding of behavior. This will be followed by an analysis of the process of enculturation,
socialization and acculturation. ओके, अभी यहाँ इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोश की रचना एवं कार्य को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं यानी सेल्स का बना होता है और एक प्रकार की कोशिका अंग का कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र में इस प्रकार की कोशिका को न्यूरॉन या तंत्रिका कोश कहा जाता है। यह ग्राहक कोश में उत्पन्न तंत्रिका आवेग को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है, इसलिए इसे संवाहक तंत्रिका यानी कंडक्टर सेल भी कहा जाता है। तंत्रिका कोश या न्यूरॉन्स की लंबाई 1/10 मिलीमीटर से लेकर कई फीट तक होती है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 12 अरब है। अब हम तंत्रिका कोश की रचना एवं कार्य को देखेंगे। यदि तंत्रिका कोश की रचना को देखा जाए तो इसके प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला वृक्ष तंतु जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, दूसरा कोश शरीर यानी सेल बॉडी और तीसरा अक्ष तंतु यानी एक्सोन। अब सबसे पहले हम डेंड्राइट यानी वृक्ष तंतु की चर्चा करेंगे। वृक्ष तंतु पेड़ की सूखी टहनियों की तरह फैला होता है। ये आकार में अत्यंत छोटे तथा घने होते हैं। इनका मुख्य कार्य तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स को ग्रहण करना होता है। यह तंत्रिका आवेग को ग्रहण करने के बाद उसे सेल बॉडी यानी कोश शरीर की तरफ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आएगा कोश शरीर यानी सेल बॉडी। प्रत्येक तंत्रिका कोश में एक कोश शरीर होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह गोल, अंडाकार तथा गांठ जैसी विभिन्न आकारों में पाया जाता है। यह एक परत से ढकी रहती है जिसे झिल्ली या कोशावरण या इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके मध्य में केंद्र यानी न्यूक्लियस होता है। कोश शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कोश द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। तंत्रिका कोश का कोश शरीर एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे तंत्रिका आवेग होता हुआ गुजरता है। इसका मुख्य कार्य डेंड्राइट्स द्वारा लाए गए नर्व इम्पल्स को ग्रहण कर एक्सोन की तरफ पहुंचाना होता है। कोश शरीर को सोमा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसका पार्ट्स आता है अक्ष तंतु जिसे एक्सोन कहते हैं। अक्ष तंतु आकार में पतले और लंबे होते हैं। इसमें डेंड्राइट्स की तरह उपशाखाएं नहीं होती हैं। इसके दूसरे छोर पर बहुत पतले पतले बाल के समान रचना होती है जिसे एंडब्रस कहते हैं। इसकी मोटाई शुरू से अंत तक लगभग समान होती है। केवल जहां अक्ष तंतु कोश शरीर को छोड़ता है वहां कुछ मोटा होता है जिसे अक्ष तंतु की पहाड़ी कहते हैं। अतः अक्ष तंतु एक आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। अक्ष तंतु जगह जगह दबा हुआ होता है। इसे नोड या गांठ कहते हैं जो तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होता है। इसका मुख्य कार्य डेंड्राइट्स में पहुंचे हुए तंत्रिका आवेग को खींचकर एंडब्रस की ओर भेजना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तंत्रिका कोश के तीनों भागों की रचना अलग अलग होती है। Neurons is the basic unit of our nervous system. Neurons are specialized cells which possess the unique property of converting various forms of stimuli into electrical impulses. They are also specialized for the reception, conduction, and transmission of information in the form of electrochemical signals. They receive information from sense organ or from other adjacent neurons, carry them to the central nervous system, that is brain and spinal cord, and bring motor information from the central nervous system to the motor organ, that is muscles and gland.
Nearly 2 billion neurons are found in the human nervous system. They are of many sizes and types and vary considerably in shape, size, chemical composition, and function. Despite these differences, they share three fundamental components: soma, that is cell body, dendrites, and axon. The soma or cell body is the main body of the nerve cell. It contains the nucleus of the cell as well as other structures common to living cells of all types. The genetic material of the neurons is stored inside the nucleus and it becomes actively engaged during cell reproduction and protein synthesis. The soma also contains most of cytoplasm of the neurons. Dendrites are the branch-like specialized structure emanating from the soma. They are receiving ends of neuron. Their function is the receive the incoming neural impulses from the adjacent neuron or directly from the sense organ. On dendrites are found specialized receptors which become active when a single signal arrives in electrochemical or biochemical form. The received signals are passes on the soma and then the axon so that the information is relayed to another neuron or to muscles. The axon conducts the information along its length, which can be several feet in the spinal cord and less than a millimeter in the brain. At the terminal point, the axon branches into smaller structure called terminal buttons. These buttons have the capability to transmitting information to another neuron, gland, and muscles. Neurons generally conduct information in one direction, that is, from the dendrites to soma and axon to terminal button. The conduction of information from one place to another in the nervous system is done through the nerves, which are bundles of axons, nerves, and mainly of two types, sensory or motor. Okay, student? Okay, students, that's all. Thank you.